बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। मुल्क की सियासत एक बार फिर ज़ेर बहस आएगी, क्योंकि जहां इमरान खान साहब अपने पार्लियामेंटेरियन से सलाह मशवरे कर रहे हैं, उन्हें अगले इंतखाबात की तैयारियों का हुक्म दे रहे हैं, वहीं ख़बर यह है कि लंदन बैठी क़यादत भी टिकट्स के मामले पर सर जोड़ रही है, लेकिन वापस कब आएगी इसका जवाब नहीं मिलता। यहाँ अलबत्ता हज़रत मौलाना PDM की सरबराही करते हैं। उनकी आज वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है। मौजूदा सियासी मंजरनामे पर उनसे तफसीली तबादला ख्याल उन्होंने किया। क्या तय पाया ये मालूम करना भी बाकी है। असम्बलियाँ तहलील बदस्तूर ज़ेर बहस हैं, कब तक होंगी कब नहीं होंगी ये नुक्ता भी उठाएंगे। लेकिन कल प्रोग्राम जब हमने ख़त्म किया तो बार बार जिक्र करते रहे साबिक़ सिपह सालार का, जिनका जिक्र खैर अब नित नए अंदाज़ में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। उनसे मंसूब कई कहानियाँ हैं। ख़ुद परवेज़ लई साहब और मोनिस लई साहब अपने इंटरव्यूज़ में उनके हवाले से इशारे नहीं बल्कि बरमला एतराफ़ करते हैं कि उन्होंने उन्हें कोई राहें दिखाई। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम दो बड़े अहम मौज़ूआत से करने जा रहे हैं। एक जनाब अरशद शरीफ कत्ल केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लिया, आज ही मुकदमा दर्ज करने का हुक्म भी जारी किया है। और दूसरा जो कल मंगला की टर्बाइन 5 और 6 उसका इफ्तिताह था, वहाँ पर आपने देखा अमेरिकन एम्बेसडर भी थे, दीगर वफूद भी थे। तो शहबाज शरीफ साहब खिताब कर रहे थे, सरदार तनवीर इलियास जो कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के, वो उठ खड़े हुए। तो उस मौके पर शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें बैठने का कहा। बाद में सरदार तनवीर इलियास ने रद्द अमल दिया कि उनके साथ जो वाक़या पेश आया वो दुरुस्त नहीं था। उन्होंने अपने अंदाज़ में उस पर इजहार अफसोस किया, लेकिन फिर आज अता तारड़ साहब और लीगी क़यादत ने उसका भी रद्द अमल दिया, जो कि काबिल अफसोस है। ये वाक़या था क्या, हुआ क्या? क्योंकि सरदार तनवीर इलियास साहब के बारे में कहा जाता है कि एक निजी मॉल उनके पास इस्लामाबाद में, जिसे रात गए इंतकामी कार्रवाई की वजह से सील कर दिया गया। ये है सर आज का रन डाउन। शुरू तो मैं करना चाह रहा हूँ, फिर मंगला से शुरू कर लें, क्योंकि कश्मीरियों के मामलात हैं ये। मंगला पे बाद में आएंगे। अरशद शरीफ, चलें उससे शुरू करते हैं। खतूत भी लिखे गए। इमरान खान साहब ने भी 3 रोज़ पहले एक चिट्ठी लिखी हाथ से, बाकायदा कैंपेन चली, और फिर वज़ीर आज़म ने भी कहा था कि जी आप इस पे बेशुमार जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने ये दरख्वास्तें भेजी, गुजारिश की सुप्रीम कोर्ट से कि आप इसका खुद नोटिस लें। तो शहबाज शरीफ साहब ने ख़त लिखा था, उन्होंने तो एक बहुत लार्जर बेंच बनाने की अपील की थी। तो उस पर तो अभी मेरा ख्याल कोई फैसला नहीं हुआ जी, लेकिन बहरहाल अदालत ने ये हुक्म सादर किया कि वो सो मोटो नोटिस ले रहे हैं, और आज उसकी समाअत हुई। जी। अब अजीब बात लगी मुझे, क्या सर, कि अदालत ने कहा कि ताज़ीरात पाकिस्तान में ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है सर, अगर कोई बैरून मुल्क कत्ल हो जाए, को पाकिस्तानी कत्ल हो जाए, तो उसकी FIR कैसे दर्ज होनी है, लिखा है बिल्कुल। इसलिए आप अभी तक मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ? और सर 43 रोज़ गुजर चुके हैं, और जो एक कमीशन, एक कमेटी बनाई थी, उस पर भी सवाल उठाया अदालत ने कि उसकी रिपोर्ट कहाँ है। तो आप ये देखें कि ये सारी हम बहस करते रहे, कानूनदान भी अपने नुक्ते बयान करते रहे, सियासी जमातें भी अपना अपना जोर लगाती रही, लेकिन इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं गई कि ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसके बाद फिर जो भी कार्रवाई हो सो हो। मोहम्मद सईद अब्बासी साहब हमारे सीनियर रिपोर्टर आज कमरा अदालत में मौजूद थे। उनको ज़हमत इसलिए दी कि ये मालूम कर सकें कि उस रिपोर्ट के बारे में अदालत ने क्या इस्तफसार किया और सरकार क्या जवाब देती रही। और फिर जब ये हुक्म सादर फरमाया कि आज ही पर्चा दर्ज हो, मुकदमा दर्ज हो, तो उसका क्या बना। जो उनकी अहलिया हैं जवेरिया सदीक साहिबा अरशद साहब की, उन्होंने आज अलबत्ता कहा है कि मुकदमा अगर दर्ज हो तो उनकी वालिदा मोहतरमा की मुद्दयत में दर्ज हो तो बेहतर रहेगा। उनकी मुद्दयत में भी दर्ज हो सकता है, सरकार की मुद्दयत में दर्ज हो सकता है, पुलिस खुद भी दर्ज कर सकती, पुलिस खुद भी कर सकती। वो तो उन्होंने तो कोई ऐसी कोशिश नहीं की ना। असल में तो मामले की संगीनी जो है, और वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि उसका खैर मकदम नहीं, PTI ने भी, सभी ने किया वैसे तो आज ये इस बारे में। आमिर, अस्सलाम वालेकुम। आमिर, ये बताएं कि ये सेक्रेटरी दाखिला और दीगर सेक्रेटरीज़ को तलब किया गया, फिर समाअत शुरू हुई, अदालत 2 मामलात पर इस्तफसार करती रही है, बिलखुसूस उन पर रोशनी डालें कि वो जो कमीशन गया था, कीनिया गया, वापस आया, सरकार ने अपने तय इंक्वायरी करने की कोशिश की, उसका क्या बना? जामी साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही तकरीबन 11 बजे नोटिस लिया अरशद शरीफ के बहीमाना कत्ल पर, और ये कहा कि ये
نہ صرف صحافتی کمیونٹی بلکہ عوام الناس میں بھی اس حوالے سے یہ مطالبہ تھا کہ جو ارشد شریف کا ایک بہیمانہ قتل ہوا ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ نوٹس لے اور کارروائی کرے اور تمام تر جو اس میں ہونے والی تحقیقات ہیں اس میں حقائق کو سامنے لایا جائے. تو لہٰذا سپریم کورٹ نے اس کے اوپر آج 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا چیف جسٹس کی سربراہی میں, جس نے 12:30 بجے سماعت شروع کی. سماعت شروع ہوئی تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو تھے, جو وفاقی حکومت کی نمائندگی کر رہے تھے, ان سے چیف جسٹس نے مکالمہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم پہلے بھی اس کیس کو فالو کر رہے تھے, سپریم کورٹ کا جو HR سیل تھا وہ پہلے بھی اس کیس کو فالو کر رہا تھا, لیکن ہمارے لیے تھوڑی سی حیران کن بات یہ تھی کہ اس پہ وزیراعظم نے جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی تھی اس نے اپنی عبوری رپورٹ اور انیشیل رپورٹ تو جمع کروائی تھی, لیکن حتمی رپورٹ جمع نہیں کروائی گئی. تو اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارے پاس یہ اطلاع ہے کہ وہ 600 صفحات پر مشتمل ایک بڑی جامع تحقیقاتی رپورٹ ہے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی, اور وہ ابھی تک کیوں عدالت میں پیش نہیں کی جا رہی, اور آلدو کہ وہ وزارت داخلہ میں موجود ہے. تو وفاقی حکومت کے جو نمائندگی کرنے تھے ایڈیشنل اٹارنی جنرل, انہوں نے بتایا کہ اس گزشتہ ہفتے کے اختتام پر وہ وزیر داخلہ کو پیش کی گئی, لیکن وہ کیونکہ فیصلہ آباد میں تھے وہ دستیاب نہیں تھے, تو لہٰذا وہ اب اس رپورٹ کو وزیر اعظم کو پیش کریں گے اور پھر اس کے بعد یہ رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے گی. تو اس پہ عدالت نے کہا کہ کیا اس کا مقصد کوئی اس میں ترامیم کرنا ہے, کوئی صفحات نکالنا ہے, کیوں اتنی اہم فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ عدالت میں پیش نہیں کی جا رہی. اس پہ عدالت نے شدید برہمی کا بھی اظہار کیا اور یہ کہا کہ آپ کیسے روک سکتے ہیں, وزیر اعظم کو بھی پیش کریں یا جہاں بھی چاہیں آپ پیش کریں, لیکن عدالت میں وہ رپورٹ لازمی پیش کی جائے. ہاں, چیف جسٹس نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں کہ اگر آپ کو کچھ صفحات اس میں سے آپ خفیہ رکھنا چاہیں, کانفیڈینشیل رکھنا چاہیں, تو اس پہ عدالت وفاقی حکومت کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کو تیار ہے, لیکن ان تمام حقائق کو روک لینا, یہ رپورٹس کو روک لینا, یہ عدالت کے لیے باعث تشویش ہے اور ہم کسی بھی صورت کی اجازت نہیں دیں گے. مگر عباسی صاحب, یہ کوئی عدالت میں تو معاملہ زیر سماعت نہیں تھا, نہ کوئی عدالت کا حکم تھا کہ وہ رپورٹ فوری طور پر پیش کی جائے, تو پھر کیسے کہا یہ چیف جسٹس صاحب نے؟ شامی صاحب, یہ تمام خط و کتابت جو ہے سپریم کورٹ کا جو HR سیل ہے جہاں پر یہ درخواستیں آ رہی تھی, جس میں ارشد شریف صاحب کی والدہ صاحبہ کی طرف سے بھی درخواست تھی اور باقی بھی صحافتی کمیونٹی, پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ, تحریک انصاف اور دیگر لوگوں کی طرف سے درخواستیں تھیں. اس پر رپورٹ مانگی گئی تھی سپریم کورٹ کے HR سیل نے وفاقی حکومت سے اور وزارت داخلہ سے. تو انیشیلی یہ بتایا گیا تھا کہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کام کر رہی ہے. تو عدالت نے کہا کہ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ فیکٹ فائنڈنگ اپنی رپورٹ مکمل کر چکی ہے اور 600 صفحات پر مشتمل ہے, لیکن وہ رپورٹ ابھی تک عدالت میں کیوں پیش نہیں کی گئی اور وہ وزارت داخلہ میں کیوں رکی ہوئی ہے. تو اس پر یہ مکالمہ ہوا. تو چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اچھا ایک سیکنڈ رکیے گا, آپ سے ڈیٹیل جانیے, بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں جو آپ بیان کریں. شامی صاحب, تازہ خبر یہ بھی ایک آ رہی ہے, تصدیق ہونا البتہ اس کی باقی ہے, کہ وہ جو حکم دیا تھا مقدمہ درج کرنے کا تو وہ تھانہ رمنا اسلام آباد میں درج ہو چکا ہے. وقار احمد, خرم احمد اور ایک اور ملزم ہے اس میں نامزد کیا گیا ہے. وسیم نامی ایک شخص ہیں, وسیع بتایا جا رہا ہے مجھے اپنے پروڈیوسر صاحب کی جانب سے جو معلومات کو لے رہے ہیں, کہ یہ 3 افراد ہیں جن کو نامینیٹ کیا گیا ہے. عامر, آپ اس بابت کچھ مزید بتا سکتے ہیں یا سماعت کا احوال مزید جاری رکھیں؟ جی, اس حوالے سے کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ نے آج ہی FIR درج کرنی ہے تو اس کی کمپلائنس اور کل رپورٹ جمع کروانی ہے پولیس نے, تو اس کے اوپر عمل درآمد ہو چکا ہے, FIR درج ہو چکی ہے. اور وہ عدالت نے اس میں یہ کہا کہ یہ تفتیش کرنا, تمام چیزوں کی حقائق کا جائزہ لینا, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے, لیکن FIR درج نہ کرنا 43 دن کے بعد بھی یہ بہت افسوسناک امر ہے, لہٰذا FIR درج ہونی چاہیے. اس کے بعد جب سماعت ہو رہی تھی تو عدالت نے یہ بھی کہا کہ بہت کیجول لیا اس کو حکومت نے, کہ کیونکہ یہ بہت سینئر صحافی, جی, اس کو بہت سینئر صحافی کا قتل تھا, اور یہ تو ایک عام پاکستانی کا بھی یوں بیرون ملک میں کسی ملک میں ایک بہیمانہ قتل ہو جائے تو اس کے اوپر بھی ایکشن ہونا چاہیے. تو صحافیوں کو اس طرح ان کو قتل کر دینا یا کسی بھی طریقے سے ان کے قتل کے بعد اس میں FIR درج نہ ہونا, نہ کینیا میں نہ پاکستان میں, یہ عدالت کے لیے بہت باعث تشویش بات ہے. تو عدالت نے کہا کہ صحافیوں کے حوالے سے عدالت بہت کلیئر ہے کہ صحافی تمام حقائق سامنے لاتے ہیں اور عوام تک جو ان کا بنیادی آئینی حق ہے معلومات کا وہ فراہم کرتے ہیں. تو عدالت ہر
सूरत जो है वो सहाफ़ियों के हुकूक और उनके जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इक़दाम करती रहेगी, और हम इससे पहले भी ये करते रहे और आइंदा भी करते रहेंगे। इसके बाद अदालत ने जो सेक्रेटरी खारजा हैं असद मजीद खान, उनको रोस्टम पर बुलाया और चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि आप असद मजीद खान हैं, आप तो पहले ही बहुत मशहूर हैं, हमें ये बताएं कि आपने क्या इक़दाम किए हैं वज़ारत खारजा ने। तो वज़ारत खारजा ने बताया कि हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर कीनिया से अपडेट्स लेते हैं। तो इस पर बेंच में शामिल जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने ये कहा कि आपने तमाम तर जो कार्रवाई बताई है ये तो एक मामूल की कार्रवाई है, एक बहिमाना कत्ल हुआ, पाकिस्तानी को इस तरह ब्रूटली कत्ल कर दिया गया और उसके बाद ना तो FIR दर्ज हुई और ना ही उसमें किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी हुई, कोई अमल में आई। तो आप इसके ऊपर एक जामे रिपोर्ट अदालत में पेश करें कल तक, और हर सूरत बताएं कि वजारत खारजा ने क्या ऐसे खास इकदाम किए हैं जिससे इस कत्ल में मुलविस लोगों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जा सके। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पे बहुत सी बातें होती हैं, ऑल्दो कि हम उनको नोटिस नहीं करते, लेकिन बहुत से ऐसे इल्जाम भी आयद किए जाते हैं जो मुख्तलिफ इदारों की कारकर्दगी के हवाले से बहुत मसाइल पैदा करते हैं। तो अदालत ने यह भी कहा कि हम ये समझते हैं कि किसी भी तरीके से ये जो इल्जामात लगाने का सिलसिला है सोशल मीडिया के ऊपर, ये भी बंद हो जाना चाहिए, और यूं किसी भी तरीके से कोई कहानियां गढ़ देना या किसी लोगों या इदारों पर इल्जाम आयद कर देना, इसकी भी अदालत इजाजत हरगिज नहीं देगी। तो अदालत ने यह कहा कि आप फौरी तौर के ऊपर एक तो इसका FIR दर्ज करें, और इसके अलावा जो फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट है वो भी अदालत में पेश की थी, और साथ में वजारत खारजा ताज़ा तरीन अपडेट्स लेकर कीनिया से बताए, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारी बहुत से पाकिस्तानी जो हैं वो इन तमाम जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ममालिक हैं और इजिप्ट तक, यहाँ तमाम ममालिक में हमारे बहुत से पाकिस्तानी हैं और बड़ा आसान है वहां तक चीजों को ट्रेस कर देना। ये तो ऐसे लग रहा है कि वजारत खारजा सिर्फ खत्तो किताबत से ही काम ले रही है। मगर अब्बासी साहब जो कीनिया की हुकूमत है और कीनिया की पुलिस है, उसको भी तो तावन करना होगा ना इस मामले में। जी बिल्कुल, अदालत ने इसमें यह कहा कि हम हैरान हैं कि अभी तक इस हवाले से जो कीनियन हुकाम है वो भी किसी नतीजे पर क्यों नहीं पहुंचे, और ये एक बराह रास्त कत्ल है। और ठीक है, ठीक मगर उस तक तो अदालत की जुरिसडिक्शन नहीं है ना, नहीं है, तो फिर उनको कैसे बाज़पुर्स की जा सकती है। और जो बिलखुसूस शामिल साहब, इसमें एक और नुक्ता ये भी है ना, कीनियन पुलिस का जो अपना किरदार रहा है, उस हवाले से जो कीनियन मीडिया ने छापा है, उनके अपने जो माजी का रिकॉर्ड रहा है वो भी तो बड़ा अजीब है। नहीं, मगर उसको देखते हुए उसमें हम सरकारी तौर पर क्या कर सकते हैं? सरकारी तौर पर ये सवाल जो रहेगा, ये तो बड़ा अहम सवाल है। साथ रहेगा सर, चूंकि ताज़ा खबर वो मुकदमा दर्ज होने की थी। गैर मुल्क में अगर एक वारदात हो जाए तो फिर हम किस हद तक वहाँ अपना यानी असर और रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं, या उस हुकूमत को मजबूर कर सकते हैं कि इस मामले की तह तक पहुँचे जल्द अज जल्द। शायद इसीलिए कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं वो ये मुतालबा करते रहे हैं कि एक आज़ादाना इंटरनेशनल कमीशन बनाया जाए, जिसमें UN या दीगर इदारे जो हैं उनकी छतर हो, और उसके तहत वो जाके फिर उसकी अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बने, कोई एक समथिंग लाइक दैट, ये कि कोई ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी, ऐसी बॉडी हो जो बेनज़ीर भुट्टो उसमें भी के बाद यही तो वो एक कमीशन बना था और लोग आए थे, अगरचे के मामला तो उससे हल नहीं हुआ। अच्छा सर, मैं कमर मुनव्वर साहब को ज़हमत दी है, ये पुलिस के मामलात को देखते हैं। कमर, ये थाना रमना में दर्ज हुआ है पर्चा, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद का थाना रमना है जिसमें ये मुकदमा जो है वो अब दर्ज कर लिया गया है, और इब्तदाई तौर पर मुलजमान वकार अहमद, खुर्रम अहमद और तारिक अहमद वसी जो हैं उनको इसमें नामजद किया गया है। इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किए थे तो उसमें यह कहा गया था कि मुकदमा दर्ज किया जाए तो पुलिस को डिटेल ऑर्डर जो है अदालत का, उसका इंतजार था कि अगर अदालत उसमें नामजद कर ले कि इनका मुकदमा जो है FIA में दर्ज किया जाए, क्योंकि इसमें जितने भी ऑफेंसेस हैं उनका इंटरपोल से अगर राब्ता करना है या कुछ भी तो FIA से मुतल्लिका है। लेकिन अब वफाकी पुलिस जो इस्लामाबाद पुलिस का थाना रमना है वहां पर ये मुकदमा जो है बाकायदा तौर पर दर्ज कर लिया गया। और कमर साहब ये बताएं कि इसके बाद फिर पेशरफ्त कैसे होगी? थाना रमना क्या करेगा इसके बाद? थाना रमना क्या करेगा? सर, अभी तक की जो इंक्वायरी मुकम्मल की गई है, कीनिया से जो इंक्वायरी रिपोर्ट यहाँ पे मौसूल हुई थी, और जो अभी तक की जो तहकीकाती कमेटी एक बनाई गई थी जिसमें FIA और IB के अफसरान शामिल थे, उन्होंने जो अभी तक की फाइंडिंग इकट्ठी की होंगी उनको इसका हिस्सा बनाया जाएगा, क्योंकि ये जो FIR दर्ज की गई है इसकी जिमनी में वो तमाम चीजें इसमें शामिल की जाएंगी, खास तौर पर वो वाली चीजें जो इंक्वायरी टीम ने अभी तक फाइंड की हैं, और उस इंक्वायरी को इसका हिस्सा बनाने के बाद इसी चीज को इसी तरह आगे बढ़ाया जाएगा। क्या ये मुतालबा किया जाएगा कि मुल्ज़म
हमारे सुपुर्द किए जाएं। जी बिल्कुल, ये मुतालबा किया जाएगा कि मुलजिम हमारे सुपुर्द किए जाएं और इस हवाले से FIA को भी लूप में लिया जाएगा। आज जिस वक्त ये मुकदमा दर्ज करने के हवाले से अदालत ने कहा था, तो उसमें जो डिटेल ऑर्डर था उसका इंतजार इसी वजह से किया जा रहा था कि अदालत उसमें क्या कहेगी। अदालत अगर डायरेक्ट करती है कि ये वफाकी पुलिस मतलब जली पुलिस इस्लामाबाद जो है वो मुकदमा दर्ज करे, तो उस हवाले से मुद्दई का बारे में ये जाना था। तो ये अरशद शरीफ की जो वालदा हैं वो क्योंकि इस इलाके में रहते हैं जहाँ पे थाना रमना हैं, तो उनकी जो दरख्वास्त है उस पर ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। अगर वफाकी पुलिस इसमें आप अहम नुक्ता ये है कि जो उनकी वालदा की दरख्वास्त है उस पर ये मुकदमा दर्ज हुआ है। जी बिल्कुल, अगर ये मुकदमा हुकूमती लोगों की जो मुद्दयत में दर्ज किया जाता तो ये थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज किया जाता। अब अभी तक जो नामजद किए हैं वो भी उनकी वालदा ने किए हैं। जी बिल्कुल, इब्तदाई तौर पर जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है जो उनकी उस बिना पर ये बताया गया और उसमें ये कहा गया कि ये चीजें सामने आई हैं और इसमें किसी चीज को किसी जो नामालूम मुल्ज़िमान है उनको भी इसमें शामिल किया गया। और इब्तदाई तौर पर जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो कमेटी बनाई गई थी उसने प्रोड्यूस की थी और उसकी जो प्रोडक्शन थी उसमें ये चीजें सामने आ रही थी कि इन चीजों को आगे लेके जाया जाएगा। तो इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट ऐसे अब कमर और आमिर साहब, एक अहम नुक्ता ये भी होगा कि क्या उनके अहले खाना के नामजद करदा मुल्ज़िमान यही हैं या ये सिर्फ वो जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की इब्तदाई मालूमात हैं उसकी बुनियाद पे पर्चा दर्ज हुआ है। और आमिर, चलते चलते ये भी बता दें कि जब आज खुद नोटिस लिया, सरकार को वहाँ बुलाया गया, एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं, सेक्रेटरी खारजा हैं, तो क्या उनकी अहले खाना में से भी किसी को बुलाया गया या उनकी भी सुना गया कि वो क्या कहना चाहते हैं? जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो नोटिस जारी किए थे उसमें उनके अहले खाना को तो तलब नहीं किया गया, न नोटिस जारी किए गए, लेकिन पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो सदर हैं उनको नोटिस जारी किया गया था। ताहम इसके बावजूद जो अरशद शरीफ साहब के अहले खाना थे उनके जो वकील थे बैरिस्टर शोएब रजाक वो अदालत में मौजूद थे और उनको रोस्टम पर तो नहीं बुलाया गया क्योंकि ज़ाहिरी बात है सबसे पहले मुकदमा दर्ज करने का हुक्म था। अब कल की समाअत अहम होगी कि इसमें अगर उनकी तरफ से कोई एतराज़ हो या किसी किस्म की वो गुजारिशात करना चाहें तो वो रोस्टम पर आकर कर सकते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें इस मुकदमे में जो आज खुद नोटिस लिया गया है इसमें उन्हें फरीक नहीं बनाया गया, ना ही उसमें नोटिस जारी किए गए हैं। तो शामी साहब, ये बड़ा अहम होगा। एक तासुर ये है कि गालिबन अहले खाना को जो मुल्जिम नामजद हुए उस पर कोई शायद मजीद भी उनके जहन में हो कि कुछ लोग मजीद। अब FIR तो दर्ज हो गई ना, फिर तफ्तीश के अंदर क्या होगा, किस तरह आगे बढ़ेगी, क्योंकि एक दूसरा मुल्क इन्वॉल्व है ना इसमें। तो चलिए आमिर और कमर, आपको बहुत शुक्रिया। बड़ी एक बारीक बीनी से काम देखना होगा कि कैसे बढ़ेंगे ना। इसमें FIA आएगी सर, इंटरपोल को ऐड करना पड़ेगा। अगर ये तीनों जो मुल्ज़िमान हैं जिनके यहाँ वो बताया जाता है ठहरे हुए थे केनिया में, तो उनको उनकी हवालगी एक बड़ा मसला होगा। वो गवर्नमेंट करती है, हवाले नहीं करती, इंटरपोल बीच में आएगा। अब इसमें हमको माहिराना राय नहीं दे सकते, देखते हैं। ठीक, चलें, ये जो हुक्म दिया था अदालत ने वो तो खैर हो गया, पर्चा दर्ज हो गया। अब कल की समाअत वाकई अहम होगी। अब आ जाते हैं सर दूसरा अहम मौजू जो आज का था, मंगला की। आप कल भी जिक्र कर रहे थे, एक तकरीब थी, टरबाइन थी, दो उनके इफ्तिताही तकरीब थी, अमेरिकन एम्बेसडर भी थे, तो शहबाज शरीफ साहब वहाँ मुखातिब थे और कोहिस्तान जो इलाका है हमारा उसके बारे में कोई पैकेज का ऐलान कर रहे थे। तो उस मौके पर सरदार तनवीर लियाज़ साहब खड़े हुए। मंगला डैम का जो यूनिट नंबर 5 और 6, यूनिट नंबर 5 और 6 उसकी इफ्तिताही तकरीब थी, रेनोवेशन हुई ना जी। तो उस मौके पर शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे थे और बीच में सरदार तनवीर लियाज़ साहब भी वहाँ खड़े थे, वो मनाजिर देखिए। ये वाक़या हुआ, उन्होंने कहा जी आप अपनी नशिस्त पर बैठें और सरदार साहब वहाँ पे जो रिपोर्ट किया गया, वहाँ जो लोग थे उन्होंने बताया कि वो खड़े हो कह रहे थे कि आपने आज़ाद कश्मीर के लोगों की कुर्बानियों का जिक्र नहीं किया। तो उन्होंने कहा बराए मेहरबानी मेरी बात सुने, आज़ाद कश्मीर के बारे में बात करूँगा, आप बैठ जाएँ, आपसे बाद में बात करूँगा, और तकरीर जारी रखी। तो सरदार तनवीर साहब का ये कहना है कि उनको इत्तला नहीं दी गई थी कि वज़ीर आज़म आ रहे हैं और वापडा हुकाम जो हैं और उनको वो यानी कोई उनकी मुलाकात भी नहीं हुई वज़ीर आज़म नहीं। जो वज़ीर आज़म ने कहा भी ऑन एयर कि मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, तो बाद में भी बात नहीं हुई। तो बहरहाल एक अच्छा वाक़या नहीं हुआ। आगे सुन लें। जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं वो उनकी भी बड़ी हैसियत है, अहमियत है, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब जाते हैं आज़ाद कश्मीर तो उनको पूरी इत्तला देनी चाहिए, एतमाद में लेना चाहिए, उनकी बात भी सुननी चाहिए। उनका जवाब सुनाओ आपको, तनवीर लियाज़ साहब का।
सुना दें। जो उन्होंने रद्द अमल दिया नहीं, उसके बाद मैंने अता तारड़ साहब का रद्द अमल रखा हुआ है ना, अफसोस तो इस पे करना है शामी साहब। देखिए क्या कह रहे हैं तनवीर इलियास साहब। इसके बाद सर जी जो अल्फाज इस्तेमाल किए भी गैर मुनासिब है, वो बड़ा अफसोसनाक है। इनको जेब नहीं देते। सरदार साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के, इस तरह के अल्फाज उन्हें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, जितना भी गुस्सा हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसमें एग्री करता हूँ। लेकिन एक नोटिफिकेशन सीडीए ने जारी किया, आपने भी देखा है, इमारत के उनके खिलाफ बाद उनका जो मॉल है उसको सील कर दिया गया और सीडीए ने कहा कि वायलेशन जो है इसमें हुई है, नक्शे की खिलाफ वर्जी की गई है और ये कई साल से तनाज़ा चल रहा था। डी सील भी कर दिया गया, लेकिन कल क्यों किया सील? और ये भी कहा कि नोटिस उनको ऑलरेडी दे रखा था, नवंबर के तीसरे हफ्ते में नोटिस दिया। पीटीआई कहती है जी, खान साहब अपने ट्वीट में कहते हैं इंतकामी कार्रवाई है ये असल में नहीं। असल में अब ये जो सीडीए का प्रेस रिलीज है उसमें तो बताने की कोशिश की गई है कि इस जो सील करने का कोई ताल्लुक जो है वो कल के वाक़े से नहीं है। अच्छा, अगर ये बताना पड़ गया ना सर। लेकिन जिस अंदाज में ये मामला हुआ है उसमें तो बहरहाल ये बड़ा, इसकी कोई तारीफ नहीं की जा सकती। अगर ये कई साल से मामला चला आ रहा था जी तो और भी चलता चला जाता, फिर क्या ऐसा क्या हर्ज था। और ये हमारे सीडीए के जो जिम्मेदार हैं उन्होंने जो कार्रवाई की है इसका तो वज़ीर आज़म को भी नोटिस लेना चाहिए। ये ताज़ा खबर है जी, डी सील तो कर दिया गया है। पहले फ्लोर को सीडीए के अमले ने डी सील किया है, जो शॉपिंग मॉल है, और नॉन कन्फर्मिंग पर प्लाजे की जो बेसमेंट है उसे सील रखा गया है अभी तक। अब देखिए बदमज़गी की बात यह है कि जिस दिन ये झड़प होती है उसी दिन ये उसके बाद ये कार्रवाई होती है जी, तो इसकी टाइमिंग दुरुस्त नहीं है, इसे भी अफसोसनाक कहा जाएगा। शुकुर शुबात सर, और हमें इसकी नज़ाकत का एहसास करना चाहिए और वज़ीर आज़म को भी इसका नोटिस लेकर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इसका नोटिस लेकर एक वाजे कर दिया आपको, क्योंकि हम रिपोर्ट कर रहे थे, ताज़ा खबर थी, इसको दुरुस्त करना चाहिए। बिल्कुल। एक मैंने अता तारड़ का बयान चलाया, लेकिन जो अरशद शरीफ साहब कत्ल पे आज खुद नोटिस और जो अदालती कार्रवाई हुक्म था मुकदमा दर्ज करने पे, वजाहत कर दूं कि उसमें जो मुद्दईयत है अभी तक वो कंफर्म नहीं हो पा रही। जैसे ही वो पर्चे की नकल सामने आएगी तो उससे कंफर्मेशन हो जाएगी, हमारे रिपोर्टर उसकी मालूमात ले रहे हैं। अच्छा, इस सब पे फिर अता तारड़ साहब ने आज क्या कहा वो भी देखिए। अब ये भी देख लें आपकी जरूरत कैसी हुई, नामुनासिब अल्फाज हैं, क्या किया जाए। अताउल्लाह तारड़ साहब नौजवान हैं, उनको देखना चाहिए, बड़े बड़े दादा के पोते हैं रफ़ीक तारड़ साहब के, और उनको मालूम होना चाहिए वज़ीर आज़म जो आज़ाद कश्मीर के हैं उनसे उम्र में भी बड़े हैं, रुतबे में भी बड़े हैं। घर में कोई बात अगर हो जाए तो उसको समेटते हैं या बिगाड़ते हैं, उसको फैलाते नहीं हैं, उसमें चंगारी को शोला नहीं बनाते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो हैं उन्होंने भी अल्फाज का नामुनासिब इस्तेमाल किया। अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं उन्होंने नहले पे दैला मारा, और फिर उसके बाद सीडीए जो है उसने भी अपनी हदूद से तजावुज़ किया। ये सारी बातें जो हैं अफसोसनाक हैं। पाकिस्तान को हमने क्या बना दिया है। सर मुझे पता है कहा जा रहा है कान में कि जामी साहब आप भी अपनी हदूद से तजावुज़ कर रहे हैं। कौन कह रहा है? प्रोड्यूसर मेरा कह रहा है। प्रोड्यूसर कह रहा है। कैसे? वो कहते हैं ब्रेक आ गई। ब्रेक आ गई तो अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। हम अर्ज़ कर रहे थे आपसे कि ये तीन मुल्ज़मान हैं, वक़ार अहमद, खुर्रम अहमद और तारिक अहमद वसी, जिनके ख़िलाफ़ थाना रमना इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस में सरकार को हुक्म दिया था, हिदायत जारी की थी कि मुकदमा दर्ज किया जाए। इब्तदाई मालूमात ये कहती हैं कि ये सरकार की मुद्दईयत में FIR दर्ज की गई है। जनाब साद रसूल साहब माहिर क़ानून है, बैनुल अक़वामी क़वानीन पर भी नज़र रखते हैं, उनको हमने ज़हमत दी है इस मामले पर मज़ीद बात करने के। बिलखुसूस शामी साहब, जो आपने नुक्ता उठाया था। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। ये बताइए कि अब ये जो मुकदमा तो दर्ज हो गया जी, मगर अगर ये बात इतनी सादा थी तो ये किसी की समझ में क्यों नहीं आई कि ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा? जी शामी साहब, अभी तक बात ये हो रही थी कि कीनिया के अंदर जो इवेंट हुआ उसकी कीनिया के अंदर जो कार्रवाई है उसकी इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान से कैसे कनेक्ट हो सकेगी, होगी नहीं होगी, क्या पाकिस्तान के अंदर कोई अनासिर थे नहीं थे, दरमियान में दुबई का क्या रोल था। अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बात हो रही थी। जो सुप्रीम कोर्ट का आज का ऑर्डर है,
اور جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے وہ ریلیٹیولی سمپل اس پرسپیکٹو سے اب نظر آتی ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ پاکستان کے ایک سٹیزن کا مرڈر ہوا ہے، وہ پاکستان سے ABC وجوہات کی وجہ سے باہر تھا، یہ الیج کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر دیگر پاکستانی بھی شاید انوالوڈ ہوں، تو اس کا مقدمہ پاکستان کی ٹیریٹوریل اور قانون کی جورسڈکشن کے اندر درج ہونا چاہیے، اور پاکستان کے دیگر قوانین جس میں ہمارا FIA کا ایکٹ، DG FIA، انٹرپول کے بھی پاکستان کے ریپرزینٹیو ہوتے ہیں، ہمارے FIA کا ایکٹ اور ہماری جو ایکسٹریڈیشن کی ٹریٹیز ہیں مختلف ممالک کے ساتھ، اس کے تحت ایک پاکستان کے اندر رجسٹرڈ مقدمہ جس کا ایک حصہ ملک سے باہر ہو، ان لوگوں کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے، اس کو پرسو بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یعنی اب قانونی طور پر کیا کرنا ہوگا؟ یعنی کینیا کی حکومت جو ہے اس سے ملزم طلب کیے جائیں گے؟ جی شامی صاحب، ہوگا یہ کہ نہ صرف کہ کینیا کے حکومت سے ملزم طلب کیے جائیں گے، بلکہ سب سے پہلے تو اس کا تعین کرنا پڑے گا کہ پاکستان کا کینیا کے ساتھ کوئی ایکسٹریڈیشن کا معاہدہ ہے، اور اگر نہیں ہے تو کینیا کے ڈومیسٹک لوکل قانون کے مطابق جو مطلوب شخص ہیں ان کی وہاں سے ایکسٹریڈیشن کروانی پڑے گی کہ انہوں نے ایک کرائم کمٹ کیا ہے۔ اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ اس مقدمے کو درج ہونے کی وجہ سے پاکستان کی حکومت FIA کے تھرو فارملی انٹرنیشنل انٹرپول کو انوالو کرتے ہوئے اس مقدمے کو انٹرنیشنل فورم کے تھرو انویسٹیگیٹ بھی مزید کروا سکتی ہے، اور صرف کینیا اور پاکستان نہیں، جب اس میں انٹرپول شامل ہو جائے گا تو دبئی میں کیا ہوا، پاکستان میں کیا ہوا، کیا کوئی اور ملک کے اندر کوئی لوگ یا کوئی عناصر شامل تھے، انٹرپول کی پھر ساتھ انویسٹیگیشن کی ایک انٹرنیشنل جورسڈکشن بن جائے گی۔ مگر ابھی تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ کینیا کے جو تفتیشی ادارے ہیں وہ کس نتیجے پر پہنچے ہیں اور ان کا موقف کیا ہے۔ جی یہ بات درست ہے، ابھی تک انہوں نے اپنی حتمی ایک فائنل رپورٹ تشکیل دے کے پبلک نہیں کی۔ کینیا کے اندر سے بھی مختلف چیزوں کی، مختلف اداروں کی، مختلف میڈیا کی مختلف رائے آ رہی ہے، تو اس مقدمے کو رجسٹر کرنے کے بعد پاکستان کی عدالت ہماری لوکل حکومتوں سے بھی ہماری لوکل پاکستان کی حکومت ہماری لوکل عدالتوں سے رجوع کر کے FIA کے تھرو کینیا کی عدالتوں کو فارملی کینیا سے جی سر ہماری آج کے مقدمے کا داخل ہونے کے بعد ہماری حکومت ہماری عدالتوں سے رجوع کر کے FIA کے تھرو کینیا میں انویسٹیگیشن پرسو کر سکتی ہے انٹرپول۔ ساتھ صاحب مختصر یہ بتائیں کہ اہل خانہ اگر اس نامزدگی میں مزید کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس کیا طریقہ ہوگا یا کیا ان کی سنوائی ہوگی؟ دیکھیے تمام جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں، اگر وہ اگر دو پرائیویٹ پارٹیز کے درمیان میں بھی ہوں تو اس کی مدعیت تو سرکار کی ہوتی ہے کیونکہ کرمنل کیس ہے، اور تمام کرمنل کیسز کے اندر بے شک وہ سرکار کی مدعیت کے اندر بھی پرسو کیے جا رہے ہوں، جو مقتول کی فیملی ہے ان کے بہت زیادہ رائٹس ہیں، وہ کسی بھی وقت اس کے اندر اپلیکیشن دے کے اپنا دیگر چیزیں کریں۔ بہت شکریہ سعد رسول صاحب۔ ایک چھوٹی سی ناظرین یہاں بریک پروگرام میں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جویریہ صاحبہ جو ہے ان کی اہلیہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی انہوں نے اپنا ایک ٹویٹ بھی کیا ہے کہ لاحقین جب ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے یہ سرکار کی مدعیت میں کیوں درج ہوا، جو مجھے خدشہ بھی تھا کہ ان کی انپٹ بھی آئے گی، جو ساتھ صاحب کہہ رہے ہیں کہ لیٹر ان دی کیس وہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ ابھی تک تو لاحقین نے تو کوئی پرچہ درج نہیں کروایا نا، نہ FIR کٹوائی، اب تو یہ آج پرچہ کٹا ہے، اب اگر ان کو کوئی شکایت ہے تو وہ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں، اور اب ہمیں اس معاملے میں عدالت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کل بھی سماعت ہے کیونکہ کل بھی سماعت ہوگی، کل بڑی اہم اور سماعت اگر جو ہماری محترمہ بہن ہے ان کو جو شکایت ہے ان کا وکیل وہاں جا کے گزارش آج تھے وکیل لیکن روسٹرم پہ نہیں آئے، کل میرا خیال ان کی باری آئے گی۔ بہرحال سر بن جائیں گے۔ اصل میں تو اب دیکھیں اب عدالت ہی کی کارروائی جو ہے وہ اہمیت رکھے گی تو اس کے بعد کیسے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ ایک دوسرا ملک انوالو ہے اور اس کے تفتیشی ادارے بھی ہیں، اس کا اپنا ایک نظم بھی ہے، ان کی تفتیش کیا کہتی ہے، ہماری تفتیش کیا کہتی ہے، ان میں تصادم تو نہیں ہے، ابھی ساری چیزیں ہوں گی، مگر جو ہم آگے بڑھیں گے تو ان تفصیلات سے واقف ہوتے جائیں گے۔ ابھی تو میں آپ یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک لاہور ہائی کورٹ میں ایک وکیل صاحب جو ہے نا ان کو توہین عدالت کی سزا دی گئی ہے، وہ بار کونسل کے ممبر ہے، اس پر وکیلوں نے عدالتوں کا بائیکاٹ کیا ہوا، کہتے ہیں جی یہ مقدمہ جو ہے یہ فیصلہ اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ تو یہ جو وکیل حضرات ہیں ہمارے بھائی ہیں،
یہ دنیا کو کیا سبق دیتے ہیں؟ جب کسی عدالت کے کسی فیصلے سے آپ غیر مطمئن ہوتے ہیں تو آگے چلے جائیں، اپیل کرتے ہیں. آپ ایک سنگل بینچ کا فیصلہ ہے، آپ ڈبل میں اپیل کر لیں، ڈویژن بینچ یا اوپر والی عدالت میں چلے اوپر والی عدالت میں چلے جائیں. آپ ایک قانونی طریقہ کار اختیار کریں. عدالتوں کے دروازے بند کر رہے ہیں، ہائی کورٹ کا دروازہ وہاں دھرنا دے رہے ہیں. یہ کیا تماشا کیا دکھا رہے ہیں؟ کوئی سارے جو سینئر لوگ ہیں وہ بھی چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں، صحیح ہے، آنکھیں بند کر لی ہیں، صحیح ہے، کانوں میں روئی ٹھونس لی ہے. ایسے ہی لگتا ہے. یہ تماشے کیا لگائے جا رہے ہیں؟ یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، صحیح نوحہ آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن اب وقت ختم ہونے والا ہے. کیا کیجئے کہ وہ ہم نے سابق سپہ سالار کے اوپر جو نت نئی کہانیاں ہیں، وہ تو آتی رہیں گی نا، نت نئے انکشافات ہیں، وہ تو آتی رہیں گی، چھپتی رہیں گی. سب سے آسان کام تو یہی ہے نا کہ اب سابق سپہ سالار کے بارے میں گفتگو شروع پھر کریں. کل تک اٹھا رکھیں تاکہ ناظرین بھی آرے لگے رہیں. چلیے کر لیں گے. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ.